रहा है कि कितने पैकेट इसने रिसीव कर लिए हैं, उसमें कितने एरर रिसीव हुए हैं, कितने ड्रॉप हुए, कितनों पे रीरन चले, मतलब सीआरसी का प्रोसेस चला वो फेल हो गए, वो दोबारा से रीट्रांसमिट हुए, कितने फ्रेम रिसीव हो गए। इसी तरह से ये टीएक्स जो होता है, ये कितने पैकेट ट्रांसमिट हुए, कितने एरर आए, कितने ड्रॉप हुए, कितने ओवररन्स हुए, कितने कैरियर में हैं, कितने कोलिजन की वजह से रुक गए। ठीक है, इसी तरह से ये टोटल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि टोटल कितने रिसीव हुए, कितने सेंड हुए, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो केबीज़ में या एमबीज़ में या जीबीज़ में दिखा देगा। एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने एक पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लिया, उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स बेसिकली जब आप डीबगिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास बड़े काम के आते हैं। लेट से अगर आपको कोई आके बोलता है कि भाई मेरी जो सर्विसेज है वो बार बार जो है कनेक्शन एप्लीकेशन है मेरी वो बार बार बंद हो रही है, तो आप यहाँ पे आके इन दो पैरामीटर्स को देखेंगे, रिसीव और सेंड के अंदर जो है ना आप ड्रॉप और एरर्स को देखेंगे। अगर ये काउंट बहुत ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स कोई इशू है आपके फिज़िकल नेटवर्क कार्ड में, कि जो आपके पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है या पैकेट्स में एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है बड़े ट्रबल शूटिंग के दौरान जो है बड़े बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। दूसरी चीज़ हमने ये तो देख लिया कि ये हम किसी पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक कर सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर इंटरफेस की स्पीड वगैरह और उससे रिलेटेड क्या उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं किसी भी इंटरफेस की, तो ETH टूल ज़ीरो। ETH टूल वो यूटिलिटी है जो आपको मतलब एबिलिटी देता है कि आप देखें कि लिंक इनेबल है या नहीं। आप लेट से आपने इंटरफेस मतलब कनेक्ट करा हुआ है, आपके पास इंटरफेस शो भी हो रहे बट आपको IP असाइन नहीं हो रही, तो ETH टूल ETH ज़ीरो जब करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक डिटेक्टेड यस, इसका मतलब है कि आपका फिज़िकल लिंक कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे फिज़िकल लिंक नो लिखा हुआ, डिटेक्टेड नो लिखा हुआ आ रहा होता तो दैट मीन्स आपकी फ़िज़िकल कनेक्टिविटी ड्रॉप हुई है। तो आप लिनक्स के शेल पे रहते हुए ही बहुत सारी चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं, रादर कि आप डाटा सेंटर जाएं या अपने सर्वर रूम में जाएं या अपने फिज़िकल मशीन को जाके देखें। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई फ़िज़िकल इशू है या फिर OS लेवल पे इशू है। ठीक है जी, ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि हम किस तरह से कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अब किसी भी इंटरफेस की IP कॉन्फ़िगर कर दें। लेट से मेरे पास ETH ज़ीरो के ऊपर DHCP से मुझे IP मिल रही है 192.168.40.129 और इसको गेटवे मिल रहा है राउट स्पेस -n 40.2 इसका गेटवे है। ठीक है, और जी इसकी IP है 129। तो अब ये IP जो हमें अभी तक DHCP से मिल रही थी, अब हम इसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो लिनक्स में जो भी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है उसमें CentOS में जो होती है वो etc sysconfig network-script के अंदर होती है। उबंटू में etc networks interfaces के अंदर होती है। अभी हम CentOS पे काम कर रहे हैं तो हम CentOS वाली कमांड चलाएंगे, etc sysconfig network-scripts if cfg ETH 0। ठीक है जी, ये जो है इसका डिवाइस एड्रेस है, ये हार्डवेयर एड्रेस है, ये इसका प्रोटोकॉल टाइप है, ये इसकी यूनिवर्सल आईडी है, ये इसका इनेबल डिसेबल मेथड है। यहाँ पे अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई लिनक्स का लिनक्स के बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेटवर्क मैनेजर से कंट्रोल हो रही हो तो यहाँ पे ये पैरामीटर आपको नज़र आएगा। ठीक है, हम इस पैरामीटर को कमेंट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं इस पैरामीटर को कमेंट करूँगा इसका मतलब है कि लिनक्स का कर्नल अब अपने इंटरफेसेस को मैनेज कर रहा है। ठीक है जी, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे लिखना है बूट प्रोटोस इज इक्वल टू स्टैटिक। अब हम क्योंकि IP अभी तक यहाँ पे DHCP लिखा हुआ था तो वो DHCP से IP उठा रहा था, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक तो इसका मतलब है वो स्टैटिक IPs उठाएगा। ठीक है, IP ADDR ये CentOS का सिंटेक्स है और उबंटू के सिंटेक्स में एड्रेस होता है। ठीक है, नेटमास्क ये एक पैरामीटर होता है, यहाँ पे हम वो IP दे देंगे 192.168.40.129। ठीक है जी, 255
.255.255.0 और ये तो हमारी आईपी के कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्योंकि गेटवे की आईपी थी 192.168.40.2। ETH जो हमारे पास, अच्छा ETH1 दूसरी वाली जो हमारा दूसरा पोर्ट है, इसमें दो कार्ड है ना, एक ETH0 है, एक ETH1 है। ETH1 है, ये ETH1 है जिसको साइन नहीं हुआ हुआ था। ये मैं उसे दिखाता रहेगा। सर्विसेज को रीस्टार्ट, हमने आईपी चेंज करी और सर्विसेज को रीस्टार्ट कराई। ये हमने 149 की आईपी असाइन करी थी, तो ये 149 की आईपी असाइन हो गई है और अब ये गेटवे को भी पिंग कर रही होगी 192.168.40.2। ठीक है, ये गेटवे के साथ मैंने अपनी कनेक्टिविटी चेक करी, सही है। ये तो एक हो गया हमारा, एक पार्ट हो गया कि हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली का आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिंग स्पेस google.com, तो यहाँ पे ये रिस्पांस नहीं लेकर आ रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि मैंने आईपी तो स्टैटिकली बल्कि रिस्पांस लेकर आ गया है, क्योंकि इसके resolve.1 में ऑलरेडी आईपी असाइन हो गई। अगर मुझे लेट से अभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आता, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने एक सिनेरियो क्रिएट करा है कि अभी हमारे पास जो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करी है और हमारे पास डीएनएस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन नेम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो बोल देता है पिंग अननोन होस्ट। अगर इस तरह का कोई हमारे पास रिस्पॉन्स लिनक्स में आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई। अगर हमें लिनक्स के अंदर डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कमांड लाइन से करनी है तो उसकी एक इसकी फ़ाइल होती है, जैसे कि हर चीज़ की लिनक्स में फ़ाइल होती है, इस तरह से डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन की भी फ़ाइल होती है etc resolve.conf। resolve.conf में जाके मैं अपना डीएनएस सर्वर की आईपी डालूँगा। नेम सर्वर का ये एट्रीब्यूट होता है जो बेसिकली यूज़ होता है डीएनएस को डिफ़ाइन करने के लिए। अच्छा, सर्च का एट्रीब्यूट किस लिए होता है कि अगर कोई ऐसा हम जैसे किसी बड़े इन्वायरमेंट में होता है तो वहाँ पे उनका इंटरनल डीएनएस सर्वर चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो ऑटो कंप्लीट लेट से वहाँ पे उन्होंने एक सर्वर बनाया हुआ है srv1.localdomain.com। तो अब होता क्या है कि आपको एवरी टाइम जो है srv1.localdomain.com लिखना पड़ता है। सर्च का एट्रीब्यूट आपको इनेबल करता है कि आप सिर्फ srv1 लिखें और बाकी localdomain.com जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, आपके होस्ट नेम में वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले जो है मेरे पास जो है अननोन होस्ट आ रहा था, आई होप सो अभी जो है रिप्लाई आ जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमारे पास जो है डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी जिसकी वजह से हमारे पास ये रिस्पांस नज़र आ रहा है। ओके, इसको फिनिश करते हैं। पिंग बेसिकली हमारे लिए जो हम पिंग का पैकेट यूज़ करते हैं, हम दो एंटिटीज़ के दरमियान नेटवर्क कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। पिंग का जो प्रोसेस होता है ये 3 वे हैंडशेक को इनिशिएट करता है फ्रॉम वन सोर्स टू सेकंड डेस्टिनेशन। मतलब एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक वो एक 3 वे हैंडशेक का प्रोसेस करता है एवरी पिंग पैकेट। पिंग जो होता है वो ICMP का प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ICMP जो है बेसिकली एक एको रिक्वेस्ट होती है जो सबके पास जाती है और रिस्पॉन्ड वो करता है जो रेलेवेंट बंदा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हो गई, हमने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम देखते हैं कि किसी भी जैसे किसी भी सिस्टम का हम होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। अब लोकल होस्ट है, मेरे पास अब 15 टैब खुले हुए हैं, 15 टैब में सेम नाम आ रहा है, तो मैं किसी भी सिस्टम के ऊपर गलत नाम चला सकता हूँ।
तो इस इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप कोई सिस्टम इंस्टॉल करें तो आप उसका होस्ट नेम सेट कर दें, जिससे जैसे हम किसी हर बंदे का एक होस्ट नेम होता है, इसी तरह से हम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि हम हर एक सर्वर का भी होस्ट नेम सेट कर दें। होस्ट नेम सेट करने की दो कमांड्स होती हैं। पहले हम चेक करते हैं कि इस सिस्टम का, इस पर्टिकुलर सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। इस पर्टिकुलर सिस्टम, अगर मुझे किसी सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना होता है, मैं होस्ट नेम की कमांड लिखूंगा तो वो मुझे बता देगा किसी सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। अगर मुझे होस्ट नेम सेट करना हो तो होस्ट नेम सेट करने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है। लेट्स से मैंने होस्ट नेम सेट करना है, तो होस्ट नेम की कमांड है होस्ट नेम srv2.itmarkaz.com.net। ठीक है, ये मेरा होस्ट नेम सेट हो गया। बट ये होस्ट नेम अभी किस तरह से सेट हुआ है, ये जब मैं सेशन दोबारा से कनेक्ट करूँगा तो ये होस्ट नेम विजिबल हो जाएगा। मैं एक डुप्लीकेट सेशन बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमने वहाँ पे होस्ट नेम लिखा था srv2.itmarkaz.net, तो हमने ये होस्ट नेम चेंज कर दिया। बट ये होस्ट नेम टेम्परेरी है, अगर मैं सिस्टम को रीबूट करूँगा तो ये होस्ट नेम विजिबल नहीं रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ अपने सिस्टम का होस्ट नेम परमानेंटली फिक्स कर दूँ तो उसके लिए एक फ़ाइल होती है जिसको कहते हैं, लिनक्स में हर चीज़ एक फ़ाइल है, तो हर कॉन्फ़िगरेशन भी एक फ़ाइल है। कमांड बोल रहा था, रिवाइज कर रहा था। होस्ट नेम सेट किया है, मैंने कल क्लास में देख रहा था। बंद कर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये होस्ट नेम विजिबल हो जाए तो मुझे इसके लिए सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। जब तक मैं रीबूट नहीं करूँगा ये होस्ट नेम विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मैं भी इस मशीन को रीबूट करने लगा हूँ, सेशन रीस्टार्ट करा, ठीक है, ये होस्ट नेम अब विजिबल हो गया। जब मैंने रीबूट करा तो अब ये होस्ट नेम यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। ठीक है जी, हमने कौन कौन से होस्ट नेम की कॉन्फ़िगरेशन कवर कर ली। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमने कौन कौन से टॉपिक कर ली, सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम SCP करेंगे रिमोट सिस्टम के ऊपर। मेरे पास एक सिस्टम है SRV2 config, ठीक है जी, config। अच्छा, मेरे पास दो सिस्टम है, एक में स्मॉल SRV2 लिखा हुआ है, एक में कैपिटल SRV2 लिखा हुआ है। दोनों की IP अलग अलग है, एक की 131 है और एक की if config ETH 0 और है एक की हैगी 149। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक सर्वर से 149 से 131 के ऊपर कोई चीज़ कॉपी करनी है। तो लेट्स से मैं MySQL का पैकेज जो है, इसका साइज़ देख लेना, इसका साइज़ है 299 MB। मुझे ये फ़ाइल दूसरे सिस्टम के ऊपर कॉपी करनी है यूजिंग SCP।
तो मेरे पास इस सिस्टम का एक यूज़र होना चाहिए, इस सिस्टम का कोई ऐसा यूज़र जिसके थ्रू मैं इस सिस्टम के ऊपर एक्सेस करके कॉपी कर सकूं। तो मैं एक यूज़र बनाता हूं, यूज़र ऐड MAS IT मरकज़ के नाम से हम एक यूज़र बनाते हैं, ठीक है। पास WD IT मरकज़, ठीक है। एक आसान सा पासवर्ड रख दिया। अब डेफिनेटली इसका होम डायरेक्टरी भी बनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम MySQL का पैकेज फेंकेंगे SCP के थ्रू, SCP स्पेस -R स्पेस फाइल का नाम, जिस फाइल को मुझे रिमोट सिस्टम पे कॉपी करना है, स्पेस दूसरे सिस्टम का यूज़र नेम IT मरकज़ @ और उस सिस्टम की IP, उस सिस्टम की IP क्या है 192.168.40.131। अब ये कोलन लगाऊंगा और इसके बाद वो पाथ डिफ़ाइन करूंगा जहाँ पे मुझे फ़ाइल कॉपी करनी है। मुझे होम IT मरकज़ के अंदर फ़ाइल कॉपी करनी है, तो मैं वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ दूंगा जहाँ पे मुझे फ़ाइल कॉपी करनी है। अगर मैं ये पाथ नहीं भी देता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन के ऊपर ही कॉपी करेगा। अच्छा, वो कह रहा है कमांड नॉट होम है, ओके। कमांड कॉपी नहीं पूरी। अच्छा, अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर फाइल कॉपी करनी हो SCP के थ्रू, और उसके लिए SCP स्पेस -R LL करके फ़ाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं, install.log कॉपी कर लेते हैं, SCP स्पेस -R स्पेस फाइल नेम स्पेस रिमोट मशीन का यूज़र नेम IT मरकज़ @ रिमोट मशीन की IP 192.168.40.131 कोलन। यहाँ पे मुझसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो ये फ़ाइल रिमोट मशीन पर आ गई। अब हम रिमोट मशीन पे चेक कर लेते हैं ये फ़ाइल, PWD करते हैं, LL करते हैं, तो ये install.log अब मेरे पास रिमोट मशीन में पड़ी हुई है, ठीक है, रिमोट मशीन में पड़ी हुई है। अब अगर मैं, ठीक है, अब अगर जैसे इस 131 वाली लोकेशन पे मुझे कोई डाटा टेम्प के अंदर कॉपी करना है, अभी टेम्प के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि टेम्प के अंदर भी कोई डाटा कॉपी कर दूँ यहाँ से, इस लोकेशन से। जैसे मैं MySQL को जो है वहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, SCP के थ्रू, SCP स्पेस -R MySQL की फ़ाइल का नाम IT मरकज़ @ 192.168.40.131:TMP करूँगा, तो इसका मतलब है कि वो /TMP के अंदर फेंकेगा। ये फ़ाइल कॉपी हो गई, 50% होने वाली है, 60% हो गई, ये नीचे प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। तो अगर हमें किसी एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर कोई फ़ाइल कॉपी करनी हो तो हम उस एब्सोल्यूट पाथ देंगे और वो वहाँ पे फ़ाइल कॉपी हो जाएगी। अब अगर हम /TMP पे करेंगे तो हमारे पास MySQL की फ़ाइल पड़ी है। ये तो हो गया SCP के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है वो होता है rsync का। rsync का मेथड जो होता है वो एक डिटेल्ड मेथड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे rsync के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम rsync का एक सिंपल कॉपी का प्रोसेस चलाते हैं। rsync दोनों साइड पे, rsync एक थर्ड पार्टी यूटिलिटी है लिनक्स के लिए, जो अगर आप rsync यूज़ करना चाहते हैं तो किसी रिमोट मशीन पे, तो उस दूसरी रिमोट मशीन पे भी rsync का पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सर्वर है और उसके अलावा दूसरा सर्वर है, उन दोनों के दरमियान हम rsync के थ्रू फाइल शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों मशीनों के ऊपर rsync का पैकेट इंस्टॉल्ड होना चाहिए।
तो अभी जैसे हम स्क्विड ये जो डायरेक्टरी है इसको वहाँ पे रिमोट मशीन पे कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसका पहला ऑप्शन होता है -a, आर्काइव करके भेजो, वर्बोस करके भेजो, और फाइल रिकर्सिवली फाइल भेजो। किसको? इस फाइल को भेजो। कहाँ पे भेजो? IT मरकज़ ये वाला यूज़र यूज़ करो, और कहाँ पे भेजो? 192.168.40.131:/TMP के अंदर भेजो। ये तो हो जाएगा आरसिंग का नॉर्मल प्रोसेस। अभी मेरे से उसी तरह से जैसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है वैसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछे। आरसिंग के थ्रू ये हमारा एक कॉपी हो गया है। ये हमारा सबसे बेसिक आरसिंग का फंक्शनैलिटी थी। इसके अलावा आरसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स से अब मैं जो आरसिंग के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आरसिंग एक वर्सेटाइल यूटिलिटी है। आरसिंग को आप जिस तरह से चाहे मोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे पूरा आरसिंग कवर नहीं करेंगे। हम आरसिंग के चंद बेसिक ऑप्शन कवर करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलमोस्ट पॉसिबल कि हम आरसिंग को पूरा इस वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि जो SCP और आरसिंग में बेसिक डिफरेंस है कि SCP जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिज्यूमेबल कैपेबिलिटी नहीं देता, जबकि आरसिंग जो है वो रिज्यूमेबल कैपेबिलिटी देता है। आरसिंग क्या करता है? डेस्टिनेशन के ऊपर जाके चेक करता है कि क्या वो फाइल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर पड़ी हुई हैं तो लेटेस्ट है, मॉडिफाइड है या नहीं। अगर मॉडिफाइड है तो फिर वो आरसिंग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल फाइल्स भेजता है। लेट से हमने ऑलरेडी इसी लोकेशन के ऊपर स्क्विड की फ़ाइल को कॉपी किया हुआ है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं कॉपी करने की। देखिए क्या करा उसने, आरसिंग ने अब की बार कोई फ़ाइल कॉपी नहीं करी। आरसिंग ने अब की बार कोई फ़ाइल कॉपी नहीं करी। उसने बोला कि मैं सेंडिंग इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट। उसने यहाँ पे वो फाइल जो इंक्रीमेंट हुई थी वो वहाँ पे भेजी, और डेस्टिनेशन पे जाके चेक करा वो फाइल्स सेम है या नहीं। अगर सारी फाइल्स क्योंकि सेम थी तो उसने कोई भी चीज़ ट्रांसमिट नहीं करी, कोई भी फ़ाइल ट्रांसमिट नहीं करी। लेट्स से मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ, CD करके स्क्विड के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, LL करता हूँ, और ये वाली फ़ाइल उड़ा देता हूँ। ठीक है। अब हम इस सिस्टम पे आते हैं, दोबारा से आरसिंग चलाते हैं। अब क्या करा, दोबारा से आरसिंग ने इंक्रीमेंटल फाइल लिस्ट भेजी डेस्टिनेशन पे। जो इसके पास फाइल लिस्ट थी उसने डेस्टिनेशन पे भेजी, और डेस्टिनेशन वाले आरसिंग ने चेक करा कि जो लिस्ट आई है वो सारी फाइल्स मेरे पास मौजूद है या नहीं।